दयावती अपने बेटे नितिन के साथ रहा करती थी। उसे अपने बेटे का निकाह की फिक्र थी। वो नितिन के लिए लड़कियों की तलाश कर रही थी, लेकिन नितिन को तो आंचल पसंद थी। वो आंचल को बेहद प्यार करता था, लेकिन आंचल उसे सिर्फ इस्तेमाल करती थी और उससे मोहब्बत नहीं करती थी। लेकिन वो जानता था, फिर भी वो आंचल से प्यार करता था और निकाह करना चाहता था। नितिन, तुम रोज लड़कियों को इनकार कर देते हो। जो भी लड़की मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम उसे नापसंद कर देते हो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। लेकिन जब मुझे कोई पसंद ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती हाँ कैसे कह दूं? निकाह तो तुझे करनी ही होगी। नितिन, अब मैं जो लड़की पसंद करूंगी उसी से तुम्हें निकाह करनी होगी। जिंदगी मुझे गुजारनी है अम्मी। मैं आंचल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। लेकिन आंचल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और अब जो लड़की मुझे पसंद आएगी वही तेरी शरीके हयात होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नितिन और दयावती दोनों लड़की देखने जाते हैं, जहाँ काजल नाम की एक लड़की दयावती को पसंद आ जाती है और दयावती नितिन का रिश्ता काजल से कराने का फैसला करती है। दयावती काजल और नितिन का निकाह करवा देती है और काजल को बहू बनाकर घर ले आती है। काजल का इस्तकबाल बड़े ही जश्न के साथ होता है, लेकिन नितिन इस शादी से खुश नहीं था। वो अपनी वालिदा के कहने पर शादी तो कर लेता है, लेकिन वो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देख नितिन, अब तेरा निकाह हो गया है और काजल ही तेरी शरीके हयात है। अब तुझे अपनी जिंदगी काजल के साथ बितानी है। तू अपनी शादीशुदा जिंदगी बेहतर तरीके से जीना और इसे कोई तकलीफ ना हो, इसका जरूर ख्याल रखना। नितिन न चाहते हुए हाँ कह देता है और अपनी शादीशुदा जिंदगी काजल के साथ गुजारनी शुरू कर देता है। एक दिन काजल कुछ थकान महसूस करती है और ये का एक पलंग पर बैठ जाती है। क्या हुआ काजल? तुम आज बड़ी थकी थकी सी नजर आ रही हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अम्मी। क्या हुआ? नितिन ने कुछ कह दिया क्या? नहीं अम्मी, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा जी मचल रहा है और उल्टी के जैसी लग रही है। नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अम्मी, थोड़ा सा चूरन वगैरह ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दयावती काजल को डॉक्टर के यहाँ ले जाती है और वहाँ जाकर काजल के हमला होने का पता चलता है। दयावती बेहद खुश थी और काजल को मुबारकबाद देती है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं दादी बन जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। दयावती और काजल घर आ जाते हैं। काजल ये खुशखबरी नितिन को सुनाना चाहती है और उसका कमरे में इंतजार कर रही होती है कि तभी नितिन दाखिल होता है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? जल्दी कहो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। बातों को ज्यादा उलझाओ मत और साफ साफ कहो कि बात क्या है। आप अब्बू बनने वाले हैं। क्या कह रही हो? कुछ इल्म भी है तुम्हें? हाँ, आप खुश नहीं हुए? इसमें खुशी की कौन सी बात है? मुझे ये बात सुनकर कोई खुशी नहीं हुई और मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अब नितिन काजल को नजरअंदाज करने लगता है और उससे फासले बढ़ा लेता है। ना उसका ख्याल रखता है और ना ही उससे राब्ता करता है। काजल को ये बर्ताव बेहद अजीब लगता है। आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? जब से मैंने आपको हमला होने की खबर दी है तब से आपका रवैया ही बदल गया है। ऐसा क्यों? काजल, अब मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। दरअसल हमारी शादी से पहले मैं एक आंचल नाम की लड़की से मोहब्बत करता था। उसे बहुत पसंद करता था। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। क्या कह रहे हैं? अगर आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो मुझसे निकाह क्यों किया? तुम अम्मी को पसंद हो और अम्मी की जिद के आगे मेरा बस नहीं चला। अम्मी की खातिर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, पर आज भी मैं आंचल को ही पसंद करता हूँ, तुमको पसंद नहीं करता। काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेसुध होकर पलंग पर बैठ जाती है। काजल, तुम अब अपने मायके चली जाओ और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे बच्चे को कबूल नहीं कर सकता। कल ही आंचल यहाँ रहने आ जाएगी। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नितिन काजल को उसके मायके छोड़ आता है और अगले रोज आंचल आ जाती है। आंचल घर में रहने लगती है, लेकिन घर वालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, जो कि नितिन को जरा भी पसंद नहीं आता।
एक दिन दयावती आंचल से परेशान होकर कहती है, नितिन, ये तुम्हारा फैसला था, मैं इस फैसले में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन काजल एक ऐसी लड़की थी जो कि सारे घर वालों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा करती थी। काजल सबके साथ घुल मिल गई थी, उसको घर की हर एक चीज की फिक्र रहती थी। लेकिन आंचल, उसे तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उसे तो सिर्फ खुद की फिक्र रहती है, घर की नहीं। जी अम्मी, आप सही फरमा रही हैं। मैंने रात एक ख्वाब देखा था जिसमें महावर लगे पैर पीछे की जानिब जा रहे थे। हाँ सच है, दिवाली का वक्त चल रहा है और हमारे घर की लक्ष्मी काजल को तुमने घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे घर की लक्ष्मी काजल है, आंचल नहीं। नितिन सोच ही रहा होता है कि काजल उसका किस तरह से ख्याल रखा करती थी, हमेशा उसकी फिक्र करती थी, और आंचल ऐसा जरा भी नहीं करती। एक दिन नितिन आंचल को किसी बात पर डांट देता है तो आंचल घर छोड़कर चली जाती है। नितिन, दिवाली का वक्त आ रहा है, घर की लक्ष्मी को घर ले आ बेटा, नहीं तो गजब हो जाएगा। घर की लक्ष्मी दिवाली के वक्त घर से बाहर है, ये अच्छी बात नहीं है। आंचल तुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, अगर उसे तुझसे मोहब्बत होती तो वो इस तरह घर छोड़कर कभी नहीं जाती, बल्कि इस परिवार को अपनाती। जी अम्मी, मुझे एहसास हो गया कि काजल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। उसकी इस तकलीफ की वजह मैं हूँ। मेरी खुशी की खातिर वो बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। आज से वही मेरी शरीके हयात है। मैं आंचल को भूलकर काजल के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। नितिन काजल को उसके घर से काजल से माफी मांगकर ले आता है। दोनों के दरमियान सुलह हो जाती है। दिवाली के रोज काजल अपने घर आकर दिवाली मनाती है। अब दोनों को आपस में कोई शिकायत नहीं होती और नितिन काजल से मोहब्बत करने लगता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। दयावती अपने बेटे नितिन के साथ रहा करती थी। उसे अपने बेटे का निकाह की फिक्र थी। वो नितिन के लिए लड़कियों की तलाश कर रही थी, लेकिन नितिन को तो आंचल पसंद थी। वो आंचल को बेहद प्यार करता था, लेकिन आंचल उसे सिर्फ इस्तेमाल करती थी और उससे मोहब्बत नहीं करती थी। लेकिन वो जानता था, फिर भी वो आंचल से प्यार करता था और निकाह करना चाहता था। नितिन, तुम रोज लड़कियों को इनकार कर देते हो। जो भी लड़की मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम उसे नापसंद कर देते हो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। लेकिन जब मुझे कोई पसंद ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती हाँ कैसे कह दूं? निकाह तो तुझे करनी ही होगी। नितिन, अब मैं जो लड़की पसंद करूंगी उसी से तुम्हें निकाह करनी होगी। जिंदगी मुझे गुजारनी है अम्मी। मैं आंचल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। लेकिन आंचल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और अब जो लड़की मुझे पसंद आएगी वही तेरी शरीके हयात होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नितिन और दयावती दोनों लड़की देखने जाते हैं, जहाँ काजल नाम की एक लड़की दयावती को पसंद आ जाती है और दयावती नितिन का रिश्ता काजल से कराने का फैसला करती है। दयावती काजल और नितिन का निकाह करवा देती है और काजल को बहू बनाकर घर ले आती है। काजल का इस्तकबाल बड़े ही जश्न के साथ होता है, लेकिन नितिन इस शादी से खुश नहीं था। वो अपनी वालिदा के कहने पर शादी तो कर लेता है, लेकिन वो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देख नितिन, अब तेरा निकाह हो गया है और काजल ही तेरी शरीके हयात है। अब तुझे अपनी जिंदगी काजल के साथ बितानी है। तू अपनी शादीशुदा जिंदगी बेहतर तरीके से जीना और इसे कोई तकलीफ ना हो, इसका जरूर ख्याल रखना। नितिन न चाहते हुए हाँ कह देता है और अपनी शादीशुदा जिंदगी काजल के साथ गुजारनी शुरू कर देता है। एक दिन काजल कुछ थकान महसूस करती है और एकाएक पलंग पर बैठ जाती है। क्या हुआ काजल? तुम आज बड़ी थकी थकी सी नजर आ रही हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अम्मी। क्या हुआ? नितिन ने कुछ कह दिया क्या? नहीं अम्मी, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा जी मचल रहा है और उल्टी के जैसी लग रही है। नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अम्मी, थोड़ा सा चूरन वगैरह ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दयावती काजल को डॉक्टर के यहाँ ले जाती है और वहाँ जाकर काजल के हमला होने का पता चलता है। दयावती बेहद खुश थी और काजल को मुबारकबाद देती है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं दादी बन जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान।
दयावती और काजल घर आ जाते हैं। काजल ये खुशखबरी नितिन को सुनाना चाहती है और उसका कमरे में इंतजार कर रही होती है कि तभी नितिन दाखिल होता है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? जल्दी कहो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। बातों को ज्यादा उलझाओ मत और साफ साफ कहो कि बात क्या है। आप अब्बू बनने वाले हैं। क्या कह रही हो? कुछ इल्म भी है तुम्हें? हाँ, आप खुश नहीं हुए? इसमें खुशी की कौन सी बात है? मुझे ये बात सुनकर कोई खुशी नहीं हुई और मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अब नितिन काजल को नजरअंदाज करने लगता है और उससे फासले बढ़ा लेता है। ना उसका ख्याल रखता है और ना ही उससे राब्ता करता है। काजल को ये बर्ताव बेहद अजीब लगता है। आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? जब से मैंने आपको हमला होने की खबर दी है तब से आपका रवैया ही बदल गया है। ऐसा क्यों? काजल, अब मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। दरअसल हमारी शादी से पहले मैं एक आंचल नाम की लड़की से मोहब्बत करता था। उसे बहुत पसंद करता था। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। क्या कह रहे हैं? अगर आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो मुझसे निकाह क्यों किया? तुम अम्मी को पसंद हो और अम्मी की जिद के आगे मेरा बस नहीं चला। अम्मी की खातिर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, पर आज भी मैं आंचल को ही पसंद करता हूँ, तुमको पसंद नहीं करता। काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेसुध होकर पलंग पर बैठ जाती है। काजल, तुम अब अपने मायके चली जाओ और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे बच्चे को कबूल नहीं कर सकता। कल ही आंचल यहाँ रहने आ जाएगी। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नितिन काजल को उसके मायके छोड़ आता है और अगले रोज आंचल आ जाती है। आंचल घर में रहने लगती है लेकिन घर वालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, जो कि नितिन को जरा भी पसंद नहीं आता। एक दिन दयावती आंचल से परेशान होकर कहती है, नितिन, ये तुम्हारा फैसला था, मैं इस फैसले में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन काजल एक ऐसी लड़की थी जो कि सारे घर वालों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा करती थी। काजल सबके साथ घुल मिल गई थी। उसको घर की हर एक चीज की फिक्र रहती थी। लेकिन आंचल, उसे तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसे तो सिर्फ खुद की फिक्र रहती है, घर की नहीं। जी अम्मी, आप सही फरमा रही हैं। मैंने रात एक ख्वाब देखा था जिसमें महावर लगे पैर पीछे की जानिब जा रहे थे। हाँ, सच है। दिवाली का वक्त चल रहा है और हमारे घर की लक्ष्मी काजल को तुमने घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे घर की लक्ष्मी काजल है, आंचल नहीं। नितिन सोच ही रहा होता है कि काजल उसका किस तरह से ख्याल रखा करती थी, हमेशा उसकी फिक्र करती थी, और आंचल ऐसा जरा भी नहीं करती। एक दिन नितिन आंचल को किसी बात पर डांट देता है तो आंचल घर छोड़कर चली जाती है। नितिन, दिवाली का वक्त आ रहा है, घर की लक्ष्मी को घर ले आ बेटा, नहीं तो गजब हो जाएगा। घर की लक्ष्मी दिवाली के वक्त घर से बाहर है, ये अच्छी बात नहीं है। आंचल तुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। अगर उसे तुझसे मोहब्बत होती तो वो इस तरह घर छोड़कर कभी नहीं जाती, बल्कि इस परिवार को अपनाती। जी अम्मी, मुझे एहसास हो गया कि काजल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। उसकी इस तकलीफ की वजह मैं हूँ। मेरी खुशी की खातिर वो बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। आज से वही मेरी शरीके हयात है। मैं आंचल को भूलकर काजल के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। नितिन काजल को उसके घर से काजल से माफी मांगकर ले आता है। दोनों के दरमियान सुलह हो जाती है। दिवाली के रोज काजल अपने घर आकर दिवाली मनाती है। अब दोनों को आपस में कोई शिकायत नहीं होती और नितिन काजल से मोहब्बत करने लगता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। ये कहानी है प्रेमनगर गांव की। वैसे तो प्रेमनगर गांव खुशनुमा और बहुत ही प्यारा था। गांव में हमेशा अमन बनी रहती। उसी गांव में मंगलू नाम का भिखारी रहा करता था, जो आसमान को चादर समझकर और धरती को बिस्तर समझकर कहीं भी भूखे पेट सो जाया करता था। ऐसे ही हर सुबह मंगलू मंदिर का प्रसाद खाकर रास्ते और चौराहे पर भीख मांगने निकल जाया करता था। मंगलू का बर्ताव बहुत ही अलग था। दूसरे से भीख लेकर वो अपना पेट न भरता, बल्कि उन पैसों को अपने साथी भिखारियों को बांट देता। हे राम, आज तो एक फूटी कौड़ी हाथ नहीं लगी। क्या खाएंगे हम?
अब क्या बताऊं काका, मैंने तो आखिरी बार भर पेट खाना कब खाया था मुझे याद ही नहीं। गोपाल और बाकी भिखारी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंगलू आ गया और उनसे कहने लगा, आज तक मैंने तुम सभी भिखारियों को भूखे पेट सोने दिया है क्या, जो आज सोने दूंगा? जरा ये देखो मेरे पास क्या है, दही, जलेबी और खूब सारी खिचड़ी। मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू झलक आए। अगर तुम ना होते तो न जाने क्या होता आज, न जाने मैं क्या खाता और कहाँ जाता। मैं तो भूखा ही मर जाता। अरे ऐसे कैसे मर जाओगे? पहले इसी धरती पर जीने का मजा ले लो, ये खिचड़ी और दही जलेबी खाकर। सारे भिखारियों ने मिलकर जमकर और बड़े ही चाव से खिचड़ी, दही और जलेबी खाई और सब आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई, गोपाल काका, रमेश, कहाँ हो तुम सब? काका, काका, रमेश, कहाँ गए तुम दोनों? अब मैं किसके साथ भीख मांगूंगा? वो दोनों चोर थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुबह सुबह ही पुलिस आई और उन्हें उठाकर ले गई। उस समय तुम गहरी नींद में थे। ये कैसा भद्दा मजाक है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो दोनों तो अच्छे इंसान थे, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मंगलू उन्हें ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और देखा कि दोनों पुलिस के गिरफ्त में हैं। ये देखकर मंगलू ने कहा, साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? मुझसे तुम ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? हम भिखारी है साहब, दुनिया से भले ही भीख मांगे पर हमारा गिरबान इतना कमजोर नहीं है कि हम चोरी कर ले। बड़ी बोलती निकल रही है तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहे तो इसे भी अंदर कर लूं? हाँ हाँ कर दो, लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उन हवलदारों ने मंगलू की एक नहीं सुनी और उसे काल कोठरी में डाल दिया, उसी काल कोठरी में जहां गोपाल और रमेश पहले से ही कैद थे। हे मालिक, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उन लोगों ने मुझे और रमेश को इस जेल में बंद कर दिया। जिस जगह पर हम रात को सोया करते थे, उस जगह को एक व्यापार ने खरीद लिया है, सेठ बिजोरी मल ने। लेकिन इसमें तुम्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? उस रात जब तुमने हमें जलेबियां खिलाई थी ना, तब जाकर रमेश ने मंगलू को सारी बात बताई। कुछ भी कहो, मंगलू है तो बहुत बड़ा दानी। हाँ, अब सुबह होते ही उनकी आँख खुलेगी, तब तक उन्हें होश नहीं आएगा। घोड़े बेचकर सोते हैं मंगलू भाई। उतने में वहाँ कुछ गुंडे आ गए और कहने लगे, इन भिखारियों को यहाँ से उठवाकर किसी जंगल या रेगिस्तान में छोड़ दो। ये जमीन हमारे गांव के नेता की है और एक शहरी व्यापारी आकर यहाँ पर बड़ा सा मॉल बनाने वाला है। इन भिखारियों की औकात ही क्या है? इन्हें जल्दी भगाना ही पड़ेगा। जब मॉल बनेगा तो मैं भी उस मॉल में अपनी एक दुकान खोलूंगा और ये बुरे काम बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, पहले चलो इन्हें भगाओ। इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें हवालात में बंद करा दो। सरदार, यहाँ पर जितने भी भिखारी हैं ना, उनमें से एक मंगलू है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अच्छा आदमी है। बाकी भिखारियों को हम जेल में डलवा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी करो। उन गुंडों ने मंदिर से कुछ सामान चोरी कर उन भिखारियों के पास रखवा दिया और पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत खिलाकर उन्हें कैद में डलवा दिया। अच्छा तो ये बात है। उस रात अगर मैं सोया ना होता तो आज नौबत ही नहीं आती। सब मेरी ही गलती है। मंगलू उन भिखारियों के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मत रो मंगलू भाई, हो ना हो ये सब हमारे किसी पाप का नतीजा है। जो भी हो, अब हम बाहर कैसे जाएंगे ये सोचिए। इस जेल में सिर्फ एक बल्ब है जो दिन में भी जलता है और मैं इस बल्ब से परेशान हूँ। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, सब तोड़ दूंगा जेल के अंदर में। उस वक्त रमेश ने एक लकड़ी उठाई और उस जलते हुए बल्ब पे दे मारी। उस लकड़ी के प्रहार से बल्ब फूट गया और उसमें से एक रोशनी निकली। वो रोशनी सारे कैदियों को एक नई दुनिया में लेकर चली गई, जहां उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कई सारे कैदी मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये सारे लोग?
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बल्ब की दुनिया कैसे आ गई? तब वहाँ पर एक बुजुर्ग कैदी आ गया और उनसे कहने लगा, आओ आओ मंगलू, तुम आओगे, ये हमें पहले से पता था, पर ये नहीं पता था कि इतनी देर से आओगे। आपको मेरा नाम कैसे पता और आप कौन हैं? ये सब हो क्या रहा है? अब हमारे बारे में इतना सब कैसे जान सकते हैं? इस बल्ब के दुनिया से जेल बड़ा अच्छा दिखता है। जेल में जितने भी बल्ब है सब कैमरा जैसे काम करते हैं। हम यहाँ बैठकर जेल की सारी बातें सुन और देख सकते हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताइए। हम भी यहाँ पिछले हफ्ते से कैद हैं। ये ग्रहों का हेर फेर है। जब भी ग्रहों से कोई खेलता है बल्ब का दरवाजा खुल जाता है और ऐसी घटनाएं होती रहती है। इसका एक ही उपाय है। आप सबको बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए कैसा उपाय है? इसके लिए तुम्हें जेल के सारे बल्ब फोड़ने होंगे। इतना कहकर बुजुर्ग कैदी उन्हें जादुई बल्ब के पास लेकर चला गया। ये इतना बड़ा बल्ब, इससे हम कैसे आजाद होंगे? इस बल्ब को वही तोड़ सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो और दिल का बड़ा सच्चा हो और ईमानदार भी हो। ये काम तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। चलो हटो। किसी की न सुनकर रमेश ने एक लकड़ी उठा ली और ना आओ देखा न ताओ वो उस बल्ब को फोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन उस जादुई बल्ब का करंट इतनी तेज था कि रमेश की हालत खराब हो गई और उसे जोर का करंट लगा। अरे बाप रे, अरे मालिक रे, करंट लग गया मुझे। रमेश को इतना जोर का झटका लगा कि सारे डर गए और रमेश दूर खड़ा हो गया। तभी उस बड़ी सी बल्ब से आवाज आई, प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ये बल्ब बहुत बड़े पुजारी की है जिसने जेल में निर्दोष होकर सजा काटी थी। इस बल्ब को मैं फोड़ूंगा और सबको यहाँ से आजाद करूंगा। इतना कहते ही रमेश के हाथों से लकड़ी लेकर मंगलू उस बल्ब के करीब पहुंच गया और बड़ी जोर से लकड़ी लेकर उस बल्ब पर दे मारा। जैसे ही लकड़ी बल्ब पर लगी तो बल्ब फूट गया और उसमें से एक कैदी की रूह निकली और कहने लगी, धन्यवाद मंगलू, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने हमें आजाद किया है। तुम्हारी तरह ही मैं भी बेगुनाह था और मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे ही श्राप के कारण सारे जेलवासी इस बल्ब के दुनिया में आ गए। लेकिन आपको सबक सिखाना ही था तो उन्हें सिखाना था ना जिन्होंने ये पाप किया, ना कि निर्दोष कैदियों को। इसके पीछे का मतलब यह है कि मैं तुम्हें यह बल्ब देना चाहता था। इस बल्ब से तुम असली दुनिया में जाकर जो चाहे वो कर सकते हो। उस रूह ने मंगलू को एक बल्ब दी और उसके बाद वो रूह वहाँ से गायब हो गई और सारे कैदी दोबारा जेल में आ गए। तब मंगलू ने कहा, हमें एकजुट होकर रहना होगा, इस जेल से निकलना ही होगा। इतना कहकर मंगलू ने उस बल्ब को होल्डर में लगा दिया और बल्ब जलने लगी। जैसे ही बल्ब जली सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये देखो, जेल की सारी सलाखें खुल चुकी हैं। हमें यहाँ से भागना चाहिए। सही कहा रमेश बेटा तुमने। चलो जल्दी चलो। सारे कैदी जेल से भाग रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सभी घूसखोर पुलिस वाले एक तरफ एक बड़े से जेल में कैद हैं। मौके का फायदा उठाकर रमेश, मंगलू और गोपाल काका वहाँ से फरार हो गए। इन्हें छोड़कर यहाँ से निकल चलो, वरना दूसरी मुसीबत आ जाएगी। मंगलू और उसके साथी भिखारी वहाँ से भागकर दोबारा उसी मंदिर के पास आ गए जहाँ सारा कारनामा हुआ था। उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा नेता वहाँ अपने गुंडों को लेकर खड़ा है। अब तुम सब कहाँ भागोगे? इस जगह पर हम एक नया मॉल बनवाने वाले हैं। मुझे पहले से पता था कि आप सब इस जगह के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये जमीन ना तो आपकी है और ना ही सरकार की। इतना कहते ही मंगलू ने अपने झोले से जादुई बल्ब निकाला और उस बल्ब को जमीन पर रख दिया।
जैसे ही बल्ब जमीन पर रखी गई, जादुई बल्ब एक बल्ब ढाबे में कन्वर्ट हो गई। सारे भिखारी ये मंजर देखकर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बल्ब के आकार का रेस्टोरेंट कहाँ से आ गया? जाओ जाओ और इस रेस्टोरेंट को तोड़ डालो। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। जी सरदार, ऐसा ही होगा। जैसे ही गुंडे उस बल्ब के रेस्टोरेंट को तोड़ने गए, उन्हें जबरदस्त बिजली का झटका लगा। तुम सबसे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर नेताजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बल्ब रेस्टोरेंट पर दे मारा। जैसे ही पत्थर उस बल्ब रेस्टोरेंट पर पड़ा, बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बिजली के तेज झटके से नेताजी बल्ब में कैद हो गए। नेताजी के बल्ब में कैद होते ही रूह प्रकट हुई। वो रूह उसी जेल के एक कैदी की थी जो कि बेगुनाह था। इसी पापी के कारण बेगुनाह होकर भी मैं जेल में कैद था, लेकिन अब और नहीं। अब इसका अंजाम बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मंगलू। तुम्हारे अच्छे इंसानियत के वजह से ये बल्ब रेस्टोरेंट है। अब से तुम सब इसी में काम करोगे। ये जमीन तुम सबके नाम पर होगी। इतना कहकर रूह गायब हो गई और सारे भिखारी उस बल्ब रेस्टोरेंट में मेहनत से काम करने लगे और अपनी अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगे।